क्लास 12th का त्रैमासिक एग्जाम, हाफ क्वार्टरली एग्जाम, त्रैमासिक परीक्षा इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। आई होप आपने एग्जाम दिया होगा। कल यानी कि 26 तारीख को उर्दू का पेपर था। कैसा गया आपका एग्जाम? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के इस वीडियो में इस मुद्दे पर डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले तो मैं त्रैमासिक परीक्षा जो हुई है क्लास 12th के उर्दू की, उसका क्वेश्चन दिखाऊंगी, साथ में आंसर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा साथ में, और देखना है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। और इस टॉपिक पर बात होगा क्या क्या इसी तरीके से सवाल आप लोगों के फाइनल 2026 के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और अगर पूछे जाएंगे तो किस तरह से पूछे जाएंगे। और साथ में क्या ये जो त्रैमासिक परीक्षा हुई है कल, उर्दू का जो क्वेश्चन देखने को मिला है क्वेश्चन पेपर में, क्या यहाँ से कुछ सवाल रहेंगे 2026 के फाइनल एग्जाम में? पूरा कंप्लीट इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में तैयारी आप कैसे करेंगे, जुलाई स्टार्ट होने वाला है तो जुलाई से आप कैसे तैयारी करें। मान लेते हैं आप अभी तक उर्दू में कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं, तो जुलाई से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप 95 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे जुलाई से पढ़ करके कि आप 100 में उर्दू में 95 प्लस लाएं, इवन 100 में 100 ला सकते हैं। ये कैसे, पूरी प्लानिंग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं दिखा दूं क्या, तो त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन आपको देखकर बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि ज़्यादा टफ सवाल नहीं था। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा था और आपका एग्ज़ाम बहुत बेकार गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी से तैयारी हो सकती है। अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पूरा महीना बाकी है। ठीक है, मात्र 3 महीना काफ़ी है क्लास 12th की उर्दू की तैयारी के लिए। 1 महीने में स्टूडेंट हमसे पढ़ करके 100 में 95 प्लस स्कोर कर लेते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अगर आपकी तैयारी कुछ मतलब आपने 4-5 चैप्टर पढ़ रखा है या फिर बहुत से चैप्टर पढ़ रखे हैं, आपका एग्जाम अच्छा गया या फिर बहुत बेकार गया, आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगी। और सबसे मेन पॉइंट कि क्या जो त्रैमासिक परीक्षा में ये सभी सवाल पूछे गए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या इससे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे, इसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जो क्वेश्चन पेपर था, क्योंकि उसमें धुंधला दिख रहा था स्कैन करने के बाद, तो हमने इसको टाइप ही कर दिया है डायरेक्ट। समझिएगा, त्रैमासिक परीक्षा जो कल हुआ था उर्दू का, वो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये बस टाइप कर दिया गया है। तो देख लेते हैं जरा कैसा कैसा सवाल पूछा गया है। देखिए, सवाल है कि निसाबी किताब का पहला सबक नज़ीर अहमद की कहानी, यहाँ पर नज़ीर जाल से रहेगा, थोड़ा सा उर्दू में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो उस चीज़ को ज़रा इग्नोर करना है। नज़ीर अहमद की कहानी अदब के लिहाज से क्या है, ये सवाल पूछा गया है। सबसे पहला चैप्टर से पहला सवाल, नज़ीर अहमद की कहानी अदब के लिहाज से क्या है। क्या ये एक नावल है, अफसाना है, इंशाइया है या फिर खाका है। और आप लोगों को पता है कि ये आपन एकेडमी, अभी आप लोग क्लास 10th और 12th की तैयारी कहाँ कर रहे हैं, तो आपन एकेडमी पर कर रहे हैं। और जितनी भी तैयारी होंगी वो आपन एकेडमी पर ही होगी। पहले ज्ञापन एकेडमी पर होती थी, अब स्पेशली 10th और 12th के लिए आपन एकेडमी, ये जो है ना एकेडमी क्रिएट कर दिया गया है, जहाँ पर यहीं पर तैयारी हो रही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हमने 12th के उर्दू में 7 चैप्टर तक पढ़ा दिया है। कितना चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 7 तक आप सभी लोगों को पढ़ाया जा चुका है। टोटल 12th के उर्दू में 40 चैप्टर है और 40 में से 7 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। और जब ये त्रैमासिक परीक्षा हुआ था ना, तो परीक्षा लेने से पहले किसी भी तरह का कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया था कि कितने से कितने चैप्टर तक के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, किस तरह से क्या सिलेबस है, कुछ भी नहीं बताया गया था। आप लोगों का जब हाफ क्वार्टरली एग्जाम ले लिया गया, तो देखिए कहाँ कहाँ से, हालांकि स्टार्टिंग से ही जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, और हालांकि अंदर भी जा करके पूछा है। देखिए, ये सबसे पहले सवाल से, सबसे पहले चैप्टर से पहला सवाल है, निसाबी किताब का पहला जो चैप्टर है सबक नज़ीर अहमद की कहानी, वो क्या है, तो वो खाका है। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये तो डी हो जाएगा। पहला चैप्टर आपने पढ़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल 7 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपने सवाल का तो जवाब लगाया होगा। आप देखेंगे तो पहले ही चैप्टर से 10 सवाल पूछे गए हैं, पहले ही चैप्टर से 10 सवाल। टोटल उर्दू का जो कल एग्जाम हुआ उसमें 1 से लेकर 70 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 70 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल और केवल 40 का ही जवाब देना था, 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो यही बात थी। और जो पहला ही चैप्टर है उससे 10 सवाल,
और बहुत सारे सवाल अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने किस शख्स का खाका लिखा। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपने उस्ताद नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी ये नाम से खाका लिखते हैं अपने उस्ताद के ऊपर। तो वो अपने उस्ताद के ऊपर खाका लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे हमको क्या करना है, सही आंसर टिक करना है। बेहतरीन खाका किसको कहते हैं? तो जिसमें सवाना हो, सवाना, जिसमें आंखों देखे वाकयात हो, जिसमें शख्सियत के दिलचस्प पहलू हो, तो खाका उसी को कहते हैं जिसमें बायोग्राफी किसी इंसान की शख्सियत की तस्वीर कसी हो जाए कि वो इंसान कैसा है, किस तरह का। जैसे कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, इस कहानी को पढ़ने के बाद, खाका को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हो रहा था कि नज़ीर अहमद कैसे वो टीचर थे, कैसे उस्ताद थे। तो बहुत सख्त थे, 1 बजे एकदम पहुँच जाना है पढ़ने के लिए, नहीं तो नज़ीर अहमद डांट कर भगा देते थे। ठीक है, पढ़ाते ही नहीं थे। तो जिसमें आंखों देखे वाकयात हो, शख्स के दिलचस्प पहलू हो, जिसमें यह सारी खूबियाँ तवाज़न में कायम हो। यानी कि तवाज़न का मतलब क्या होता है? बैलेंस में हो। यानी कि ये सारी खूबियाँ A B C, जिसमें सवाना हो, जिसमें आंखों देखे वाकयात हो, जिसमें शख्सियत के दिलचस्प पहलू हो, ये सारी चीज़ें क्या हो? बैलेंस्ड हो। ये नहीं कि किसी चीज़ को ज़्यादा कर दिया गया और किसी को कम कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी तवाज़न, यानी कि बैलेंस में हो, वजन में सब कुछ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। तो समझिए कि एक तरह से ये आंसर की ही मैं बता दे रही हूँ, आप क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ये हाफ क्वार्टरली एग्जाम है, तो एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं, तो इससे पता भी चल रहा है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखते चलिए अभी, और फिर इन द लास्ट में आपको बताऊंगी। मदरसा में फरतुल्लाह बेग, ठीक है, फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो वो थे मियादानी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसी तरीके से आप देखेंगे तालीम देने से इनकार कर देने पर फरहतुल्लाह बेग टस से मस क्यों नहीं हुए? तो वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि उनके अंदर इल्म का शौक था। जिस स्टूडेंट के अंदर इल्म का शौक होता है ना, तो टीचर डांट दे, फटकार दे, मार दे, वो नाराज नहीं होता है, गुस्सा नहीं होता है और धीरे से पतली गली से निकल नहीं जाता है। वो इल्म का शौक रखता है और उसी टीचर यानी कि उस्ताद से पढ़ाई करता है। उर्दू अदब का शाहकार खाका किसे तस्वुर किया जाता है? डॉक्टर नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर है कि आजकल आमतौर पर किन लोगों के खाके लिखे जा रहे हैं? तो अदीबों के तो खैर लिखे जाते हैं, शायरों के भी लिखे जाते हैं, मशहूर शख्सियात के भी लिखे जाते हैं, लेकिन पूछ रहा है आजकल आमतौर पर किन लोगों के खाके लिखे जा रहे हैं? तो इन सभी लोगों के। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल आप देखेंगे तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के ताल्लुक से क्या सही है? मिर्ज़ा फ़रत के मुताबिक वह सितंबर 1883 में पैदा हुए? नहीं, ये गलत है। उनके वालिद उनके इंतकाल के बाद उनके खाका ने उन्हें औलाद की तरह खाला ने उन्हें औलाद की तरह पाला? नहीं, उनकी फुफ्फी जान थी। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। उनके मज़ामीन के मजमूए का नाम मज़ामीन फ़रहत है। हाँ, ये बात सही है कि उनके निबंध का नाम क्या है? मज़ामीन फ़रहत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना है? टोबा टेक सिंह क्या है? ये एक अफसाना है, ठीक है। और नज़ीर अहमद की कहानी ये अफसाना नहीं है। प्रॉमिस भी अफसाना है, इब्राहिम सक्का भी अफसाना है। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सी तकलीफ अफसाना नहीं है? तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी ये अफसाना नहीं है। तो ये बाकी सभी ऑप्शन कट हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। फरहतुल्लाह बेग शेर ख्वानी में किस तरह की गलती करते थे? तो शेर ख्वानी में वो एराब की गलती करते थे, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश। ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। 1 से लेकर 7 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर। 8वां चैप्टर अपलोड करने वाली थी मैं उसका वीडियो, लेकिन आज कल जो है ना 26 तारीख को एग्ज़ाम ही हो गया। तो खैर अभी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू रहेगा और बात करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी मुकम्मल करके आप अभी से पढ़ के, जुलाई से पढ़ के भी, जो लोग 7वें चैप्टर तक भी कंप्लीट नहीं किए हैं अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब जुलाई से आपको लगातार लग ही जाना पड़ेगा। मजमून किस तरह का अदब है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी है। क्या मजमून में अफसाना की तरह बातें होती है, कहानी की तरह? नहीं, मजमून निबंध है, ठीक है। तो ये गैर अफसानवी अदब है। किस तहरीक ने मजमून के लिए मुआफिक माहौल कायम किया?
तो वो था तरक्की पसंद अदबी तहरीक। तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बारे में मैंने आपको बताया था 1936 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था और इसके बहुत सारे मौजू थे, मुद्दे थे जिसको लेकर तरक्की पसंद तहरीक हुआ था। खाक खाक के तह में यानी कि मिट्टी, खाक का मतलब क्या, मिट्टी, ये मिट्टी के तेल नाम के चैप्टर में पढ़ाया गया है। मिट्टी दूसरे चैप्टर से सवाल पूछ रहा है कि खाक यानी कि मिट्टी के तह में कौन से नायाब खजाने दबाए हुए हैं, तो मिट्टी का तेल जो है ना मिट्टी के तह में छुपे हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है। उसी तरीके से रॉकफेलर किस चीज की तजारत करते थे, तो रॉकफेलर अमेरिका का ताजिर यानी कि बिजनेसमैन था जो मिट्टी के तेल का तजारत करता था। तो आप ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया है मिट्टी का तेल, ये हो जाएगा। आप डायरेक्ट देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर अगर आप 7 पढ़े हैं तो खैर ये तो स्टार्टिंग के सभी सवालों का जवाब बता ही सकते हैं। बाकी बीच में आगे घुसकर 14-15 चैप्टर से जो सवाल पूछा है वो अभी आप लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से तैयारी करेंगे और कोई यहाँ पर जो है ना आयोग को भी, क्योंकि त्रैमासिक ये परीक्षा है तो 1 से लेकर कम से कम 5 तक, नहीं तो 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर से ही सवाल पूछने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अभी तक जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कहाँ पूरा चैप्टर थोड़ा ना कंप्लीट कर लिए होंगे कि पूरा का पूरा हर एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। हाफ क्वार्टरली एग्जाम है तो उसी बेस पर सवाल होने चाहिए 1 से लेकर 5 तक या फिर 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आप 14-15 चैप्टर तक भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी खुद सिलेबस हम लोगों का जो है ना नॉर्मल वे में चल रहा है, 7 चैप्टर तक हो चुका है और 8, 9, 10 धीरे धीरे अपलोड होगा। अब क्योंकि एग्ज़ाम भी हो गया तो थोड़ा मैं भी एक्साइटेड हो जाऊंगी और थोड़ा रेस में चलना है और जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करना है। तजारत करने वाले को क्या कहते हैं, ताजिर कहते हैं। अमेरिका का ताजिर यानी कि बिजनेसमैन था रॉकफेलर जो मिट्टी के तेल का तजारत करता था। ये तो खैर दूसरे चैप्टर से है तो आप लोग बता ही सकते हैं। मिट्टी का तेल के मजमून निगार कौन है, तो ख्वाजा हसन निज़ामी है। उसके बाद से देखिए ख्वाजा हसन निज़ामी के ताल्लुक से क्या सही है, उनके वालिदैन ने उनका नाम कासिम अली रखा था, बिल्कुल रखा था। 1878 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे, बिल्कुल पैदा हुए थे। अल्लामा इकबाल ने उन्हें ख्वाजा हसन निज़ामी लिखना शुरू किया तो बिल्कुल लिखना शुरू किया, यानी कि इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इनमें से कौन अदीब श्री कृष्ण पर किताब लिखे थे, वो ख्वाजा हसन निज़ामी है जो श्री कृष्ण के ऊपर किताब लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते चलिए दर्ज झैल में कौन सा हकायक सही है। मिट्टी का तेल मिर्जा फरतुल्लाह बेग का लिखा हुआ मजमून है, नहीं नहीं, मिट्टी के तेल के राइटर ख्वाजा हसन निज़ामी है, तो ये तो होगा नहीं, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। डिप्टी नज़ीर अहमद के उस्ताद मिर्जा फरतुल्लाह बेग है, अच्छा बी को मैंने नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब के मशहूर नाविल निगार हैं। जी हाँ, नज़ीर अहमद जो है ना उर्दू अदब के बहुत ही मशहूर नाविल निगार हैं, तो यही हकीकत सही है। बाकी सी भी गलत है और डी भी गलत है। फिर अगला सवाल देखिए, मिट्टी के तेल मजमून निगार ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में क्या सही है, ये पूछ रहा है। तो ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में वो दरगाहों और खानकाहों के इस्लाह का बेड़ा उठा लिए थे, बिल्कुल उठाए थे। हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा किए थे, मैंने आपको बताया था हिंदू तीर्थ स्थानों की भी यात्रा किए थे और उन्होंने हिंदू साधुओं से फलसफा वेदांत भी सीखा था, तो फलसफा वेदांत यानी कि फिलॉसफी भी सीखे थे। ये सब कुछ सही है, यानी कि इनमें से सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसी तरीके से अगला सवाल पूछ दिया है कि मजमून निगार के मुताबिक पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, ये नेक्स्ट चैप्टर का सवाल है। तो सुबह का नाश्ता जो है ना राइटर यानी कि मुसन्निफ लेखक के मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है पेट के लिए, क्योंकि रात भर हम लोग भूखे रखते हैं तो सुबह में उठकर कुछ चाहिए, तभी तो दिन की नैया पार लग जाती है, ये खुद लेखक कह रहे हैं। इफ्तार किस लफ्ज़ से निकला है, तो फतूर से निकला है इफ्तार। फतूर का मानी होता है तोड़ने के और फतूर से ही इफ्तार बना है और इफ्तार से इफ्तारी बनी हुई है। ठीक है, नाश्ता किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो फारसी, ये तो आप लोगों को खैर पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला सवाल है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, नाश्ता को ही बना दिया गया है, क्योंकि सुबह में हम लोग रात भर पेट खाली रहता है तो सुबह में उठकर खाते हैं, यानी कि एक तरह से भूख तोड़ना ही हुआ, तो भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता को बना दी गई है। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर 7 चैप्टर तक आप लोगों को मैं जो पढ़ाई हूँ पढ़े तो 7 चैप्टर तक के सभी सवालों का जवाब आई होप आपने बताया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि जो चैप्टर 1 से लेकर 7 तक मैंने पढ़ाया है उससे सवाल आया तो आपने बनाया कि नहीं। कलमी किताब से क्या मुराद है, कलमी किताब का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई किताब, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर है
रिसाला अलपंच किस शहर से शाये होता था? तो ये शाये यानी कि प्रकाशित होता था, ये जो पत्रिका था अलपंच ये पटना से प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन नंबर ए। फिर है सैयद सुलेमान नदवी अपने मजमून में लिखते हैं कि वह दो ज़ुबान जानते हैं, एक पूरब की और एक पश्चिम की। तो पश्चिम का मतलब है अरबी ज़बान और पूरब का मतलब है अंग्रेज़ी ज़बान। यहाँ पर पश्चिम से पूछ रहा है कि पश्चिम की ज़बान से क्या मुराद है, तो अरबी ज़बान। सैयद सुलेमान नदवी के ताल्लुक से क्या सही है? तो शिबली नमानी उनके उस्ताद थे, उनकी वाबस्तगी अल हलाल थी, मुख्तसर इलालत के बाद उनका इंतकाल कराची में हुआ। ये सभी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है कि बस्ती दसना किस जिला में है? नालंदा जिला के बस्ती दसना में सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी नालंदा जिला में है बस्ती दसना नाम का। ठीक है, बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक क्या है? तो ये एक बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक ये मजमून है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सुर्खी किसकी इस्तिलाह है? सुर्खी जो है ये इसका मतलब होता है उन्वान। सुर्खी का मतलब क्या? उन्वान। मैंने आपको बताया था टाइटल। पहले के ज़माने में लोग कुछ भी लिखा करते थे तो सुर्ख यानी कि लाल कलर से टाइटल दे दिया करते थे, उसी को सुर्खी यानी कि उन्वान कहा जाता था। किस्सा गोई की मुख्तसर सूरत किस सिन्फ की खुसूसियत है? तो वो है अफसाना। ठीक है, किस्सा की मुख्तसर सूरत अफसाना है, जो कि हम कहानी सुनते हैं। इस तरह से किस्सा कहानी को ही तो अफसाना कहते हैं, जिसको एक ही नशस्त में पढ़ा जा सके, एक ही बैठक में पढ़ सके। उर्दू के पहले अफसाना निगार कौन है? सज्जाद हैदर यलदरम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम को लेकर काफ़ी मुखालिफत हुई, लेकिन सज्जाद हैदर यलदरम को ही जो है ना उर्दू का पहला अफसाना निगार माना जाता है। और अफसाना, यहाँ पर अफसाना छूट गया है, यहाँ पर अफसाना होना चाहिए। बोल रहा है कि अफसाना के ताल्लुक से क्या सही है? अफसाना वह तहरीरी किस्सा है जिसे एक नशस्त में पढ़ा जा सके। जी हाँ, एक ही बैठक में पढ़ सके, उसी को तो अफसाना कह सकते हैं। फिक्शन की सबसे मुख्तसर शक्ल है, इसका लाजमी अंसुर वादत तासुर है। तो इनमें से सब सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे किस किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। एक चैप्टर से घुमा घुमा कर यही सवाल 10 सवाल उठा दिए गए हैं। हिंदू और सिख पागलों को किस मुल्क के हवाले किया जा रहा था? हिंदू और सिख पागल हिंदुस्तान के थे, तो हिंदुस्तान ही ना भेजा जाएगा लाहौर के पागल खाने से। तोबा टेक्सिंग नाम के चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 7 है, उसी जो इसके जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, इसी से सवाल है। एंग्लो इंडियन पागल किस वार्ड में थे? तो वो यूरोपियन वार्ड में थे। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तोबा टेक्सिंग में किस पागल खाने की कहानी है? तो लाहौर के पागल खाने की। लाहौर के पागल खाने में जो हिंदू और सिख पागल है उनको हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, और जो मुसलमान पागल है उन्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा जा रहा था। बिशन सिंह के मुस्लिम दोस्त का क्या नाम था? तो उसका नाम फजले दीन था, जो उससे मिलने के लिए आया था। इसकी बेटी का नाम था रूप कौर, ये भी याद रखना है। सादत हसन मंटू कौन है? तो सादत हसन मंटू ये एक अफसाना निगार यानी कि कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे, टोबा टेक्सिंग में किन लोगों की तबादला की बात की गई है? थोड़ा सा और मैं फास्ट करा रही हूँ ताकि जल्दी। टोबा टेक्सिंग में किन लोगों के तबादले की बात की गई है? तो वो कैदियों की तबादले यानी कि कैदियों को ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसी की बात की गई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर यहाँ पर लिखा है कि सिर्फ नज्म का ताल्लुक से क्या सही है? एक ख्याल को सिलसिलावार आगे बढ़ाना, ख्याल के इर्तिका के बाद अंजाम तक पहुंचाना, एक मखसूस उन्वान तय करना। तो नज़्म का ये सारी खुसूसियत यानी कि नज़्म के संबंध में ये सारा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। एक ख्याल को सिलसिलेवार आगे बढ़ाना ये नज़्म में होता है, सही बात है। और एक ख्याल के इर्तिका के बाद अंजाम तक पहुंचाना और एक उसका मखसूस उन्वान दे देना यानी कि टाइटल दे देना। जैसे कि गुफ्तगू नज़्म है, गुफ्तगू क्या है? एक नज़्म है, उसका टाइटल दे दिया गया है और उसका उन्वान भी तय है और साथ में मौजू भी तय है कि हिंद व पाक के दोस्ती के नाम वो नज़्म लिखी गई है। ठीक है, उर्दू की पहली जदीद नज़्म किसे करार दिया गया है? तो शब्बे कदर को दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल कि आज़ाद नज़्म की तरक्की किस तहरीक के ज़ेर असर हुई? तो तरक्की पसंद तहरीक। अभी तो फिलहाल तरक्की पसंद तहरीक आप लोग के 12th में कहीं पर भी सर सैयद अहमद खां की तहरीक का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी
याद रखना है। सर सैयद अहमद खां सर सैयद अहमद खां जो है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि अलीगढ़ तहरीक के बहुत ही अलीगढ़ तहरीक जो था उसमें काफ़ी अलीगढ़ तहरीक यानी कि जो आंदोलन था उसके मेन नेतृत्व वही कर रहे थे, सर सैयद अहमद खान कर रहे थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उन्हीं का खोला हुआ है। शायर ने नज्म गुफ्तगू किसके नाम मंसूब किया है? तो हिंद और पाक की दोस्ती के नाम किया है। यहाँ पर हिंद छूट गया है, सिर्फ पाक हो गया है। चलिए हिंद मैं इधर लिख देती हूँ, हिंद और पाक की दोस्ती के नाम इन्होंने गुफ्तगू नाम का नज्म। गुफ्तगू का मतलब होता है कन्वर्सेशन, बातचीत। तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच गुफ्तगू यानी कि बातचीत के जरिए बात ख़त्म कर दी जाए। गुफ्तगू किस किस्म की नज़म है? तो ये एक आज़ाद नज़म है। आज़ाद नज़म कहते हैं जो हर तरह की पाबंदियों से आज़ाद हो। गुफ्तगू बंद न हो के ज़रिए शायर ने किसके दरमियान बातचीत बंद न करने का पैगाम दिया है? तो हिंद व पाक की दोस्ती के नाम यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बात न बंद करने का हुक्म दिया है, पैगाम दिया है। आज़ाद नज़्म की खुसूसियत क्या है? एक ख्याल या मौजू का इजहार, कई किस्म के उसूल की पाबंदी से आज़ादी, ठीक है, और छोटे और बड़े मिसरे का इस्तेमाल करने की आज़ादी, यही होता है। ये सभी खुसूसियत जो है ना वो एक आज़ाद नज़्म की होती है। हर तरह के पाबंदी से आज़ाद होता है, छोटा बड़ा किसी भी तरह का मिसरा यूज़ हो सकता है। निसाब में शामिल शायर अली सरदार जाफरी का ताल्लुक से क्या सही है ये पूछ रहा है। वह बलरामपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वह तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म शायर थे। वह नज़्म की हैरियत में उन्होंने बेहतरीन शायरी का सरमाया यादगार छोड़ा है। इनमें से सभी, जी हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। उसी तरीके से अगला सवाल देखेंगे तो निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? तो गुफ्तगू एक नज़्म यानी कि कविता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। उसी तरीके से नज़्म मेरा सफ़र के शायर कौन है? अली सरदार जाफरी हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हालांकि ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखा है, कोई बात नहीं है, अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक करके सारा चैप्टर। शायर के मुताबिक मौत से कब्ल की कैफियत क्या है, यानी कि मौत आने से पहले हमारे साथ क्या होता है, ये भी आप लोगों को आगे नज़्म यानी कि कविता में ही पढ़ना है। ठीक है, मेरा सफ़र नज़्म उस कविता का नाम है। तो आंखों की रोशनी चली जाती है मौत आने से पहले, जुबान से गोयाई छीन ली जाती है, खून की रफ्तार और दिल की धड़कनें सब कुछ थम जाती हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, है कि नहीं। फिर अगला सवाल है कि नज़्म मेरा सफ़र के ताल्लुक से क्या सही है, ये सारा दिया गया है। नज़्म का पहला मिसरा फिर एक दिन ऐसा आएगा का है। इस नज़्म के शायर अली सरदार जाफरी हैं, ठीक है, सारा बात सही लिखा गया है। इसमें शायर के मौत के सफ़र की मानवियत को पेश किया है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो कथन हैं वो सही है। फिर उसी तरीके से गालिब उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी करते थे? फ़ारसी में। स्टार्टिंग फ़ारसी से ही किए थे, लेकिन बाद में इन्होंने उर्दू में शायरी लिखना शुरू कर दिया। गज़ल किस सिन्फ से पैदा हुई है? तो कसीदे के तशबीब से, मैंने आपको बताया था। कसीदे का स्टार्टिंग वाला हिस्सा तशबीब कहा जाता था, उसी को अलग करके गज़ल बना दिया गया। गज़ल का मानी होता है औरतों से बातें करना या फिर औरतों की बातें करना। गज़ल के ताल्लुक से क्या सही है? इसके हर शेर में ख्यालात बदल जाते हैं, बात सही है। इसके पहले शेर के दोनों मिसरे आमतौर पर हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, ये भी बात सही है। इसके आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, जैसे मिर्ज़ा गालिब तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि तुम भी गालिब कमाल करते हो, उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायतें खुदा से करते हो। तो यहाँ पर गालिब क्या है? तखल्लुस है। इनमें से सभी जो है ना ये बात सही है। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर हैं, आई होप आपने उन्हीं की शायरी सुनी होगी, बहुत इनके बारे में मैं बताती भी हूँ। दर्ज झैल में कौन सा हकीकत गलत है, यानी कि हकायक गलत है? मिर्ज़ा गालिब 27 दिसंबर 1797 को आगरा में पैदा हुए थे, बात सही है। बचपन में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया, ठीक है। गालिब के इंतकाल के बाद बड़े भाई नसरुल्लाह, नहीं भाई नहीं थे, चचा का नाम था नसरुल्लाह भी, तो ये गलत है। ये जो हकीकत है ना ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही नहीं दिया गया है, यही जो कथन है ये गलत है। गालिब दायम पड़ा, अच्छा सॉरी, यहाँ पर शेर दिया गया है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। इस मिसरे में शायर किससे मुखातिब है? बादशाह को बोल रहा है कि बादशाह मैं तुम्हारे दर पर हमेशा पड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ कि मेरे अंदर कोई एहसास ना हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एहसास है। तो दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं,
ये बादशाह के लिए कहा गया है। किस शायर ने खुद को वजीफा ख्वार कहा है? तो मिर्ज़ा गालिब खुद को कहते हैं कि गालिब वजीफा ख्वार हो, दो शाह को दुआ। वो दिन गए जो कहते थे कि वो दिन गए जो कहते थे, इसके आगे लाइन याद नहीं आ रहा है। वो दिन गए जो कहते थे कि नौकर नहीं हूं मैं, हाँ नौकर नहीं हूं मैं। तो यहाँ पर गालिब जो है ना खुद को वजीफा ख्वार कह रहे हैं। वो बादशाह से यानी कि सरकार से पेंशन लेते हैं, वजीफा लेते हैं, तो इसी वजह से वजीफा ख्वार कह रहे हैं। दर्ज झैल में कौन गालिब के शामिल निसाब पहली गज़ल का काफिया नहीं है? पत्थर है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, खाक ऐसी जिंदगी के पत्थर नहीं हूं मैं। पत्थर आता है, सागर भी आया है, नौकर भी आया है, लेकिन चाकर नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपसे सवाल नहीं बन पाया है या फिर आप नहीं पढ़े हैं, हर एक चीज़ आप पढ़कर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी देखिए मैं सारा प्लानिंग आपको बताने वाली हूँ। सारा क्वेश्चन तो ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। गालिब ने पेंशन के सिलसिले में किस शहर का सफ़र किया था? तो वो कलकत्ता का सफ़र किए थे। फिर अगला सवाल है कि अली सरदार जाफरी 1967 में पद्मश्री से नवाजे गए। इस जुमले में पद्मश्री क्या है? तो पद्मश्री एक खिताब है जो सरकार की तरफ से दी जाती है, और जो आवाम की तरफ से यानी कि जनता की तरफ से दी जाए जो नाम, उसे लकब कहा जाता है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहां, देखना कि ये बस्तियां विरा हो गई। तो इस मिसरे में गालिब क्या है? यहाँ पर गालिब क्या है? तखल्लुस है, मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस गालिब। फिर अगला सवाल, हुकूमत की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सरकार की तरफ से जो नाम दिए जाते हैं उसको खिताब कहा जाता है। फिर अगला सवाल है कि शायर अपने अशार में जो नाम इस्तेमाल करता है उसे क्या कहते हैं? उसी को तो तखल्लुस कहा जाता है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस गालिब है। फिर अगला सवाल, शायर की जमा क्या होगी? शायर का जमा होता है शुअरा, शेर का जमा अशार, शायर के जमा शुअरा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और फिर अगला सवाल, उर्दू का लफ्जी मानी क्या है? देखिए उर्दू का लफ्जी मानी लश्कर के हैं। लश्कर का मतलब होता है फौज, सेना, सेना की एक टुकड़ी। ठीक है, उर्दू जो है ना अलग अलग जुबानों से मिलकर बनी हुई है, गुच्छा भी आप कह सकते हैं। इम्तहान गाह कवायद के लिहाज से क्या है? इम्तहान गाह यानी कि वैसी जगह जहाँ पर इम्तहान ली जाए या फिर इम्तहान दी जाए, तो इम्तहान गाह उसी को कहते हैं। यानी कि जगह का नाम है, जगह या फिर वक्त के नाम को इसमें ज़र्फ कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ग्रामर में भी मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगी। तो ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़, देखिए मैं आपको बोल रही हूँ कहीं पर भी पेड बैच मत लीजिएगा, पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सारा का सारा आप टोटली यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। मैं आपकी तैयारी कराऊंगी, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें पता है मिडिल क्लास वाले फैमिलियों का दुख दर्द। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आपका एक भी पैसा खर्च हो, एक भी पैसा आपको नहीं देना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आपको क्या कहना है, मेहनत करना है। यूट्यूब से यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी और हर एक चीज़ों को आप अपने कॉपी में नोट करते चलिए। बस आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, पैसा तो आपका बिल्कुल भी नहीं लगेगा। पीडीएफ वगैरह सब कुछ आप आपन एकेडमी से जुड़ जाइए, पीडीएफ वहीं पर डाल दिया जाएगा, सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस पैसा आपको बचा कर रखना है और इस कदर मेहनत करना है। लिमिट मिडिल क्लास फैमिली वालों का यही तो है, क्या ही कर सकते हैं। घर की परिस्थितियों से परेशान और लाचार होकर के अपने माँ बाप की आंखों में वो खुशी देखना चाहते हैं कामयाब होकर। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी माँ बाप के लिए मेहनत करें और इस कदर मेहनत करें कि आप अपने माँ बाप के आंखों में वो खुशी ला पाए, उनके दिल में उन जब वो आपको देखे ना तो एक फख्र से सीना जो है ना चौड़ा हो जाए, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। तो इस कदर आप मेहनत करें, पेड बैच कहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है ना यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके हम आप लोगों की हेल्प कर सके और जितना हो सके आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो कहीं पर भी पेड बैच नहीं लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा इधर वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वीडियो अपलोड होगा। त्रैमासिक परीक्षा भी हो गया तो अब तो थोड़ा रेस होना पड़ेगा। दो ऐसे अल्फाज जिनका तलफ़ुज़ एक जैसा हो लेकिन इमला और मानी मुख्तलिफ हो तो उसे क्या कहते हैं? इमला और मानी जब मुख्तलिफ यानी कि अलग अलग होते हैं तो उसको हम सौत अल्फाज कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? हम सौत अल्फाज कहा जाता है। ठीक है, जब एक जैसे प्रोनाउंस हो लेकिन मानी अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर अरज का हम सौत अल्फाज पूछ भी रहा है,
हमसौत अल्फाज बताइए क्या है। तो ये अर्ज पढ़ा जा रहा है, अर्ज के जैसे यहाँ पर है अलिफ वाला अर्ज, दोनों एक ही जैसा पढ़ा जा रहा है ना, यानी कि प्रोनाउंसिएशन उच्चारण एक जैसा है, लेकिन इस अर्ज का मानी दूसरा है, इस अर्ज का मानी दूसरा है। तो इसी को क्या है कहा जाता है, हमसौत अल्फाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीके से वह लफ्ज जो इस्म के बदले में इस्तेमाल की जाती है उसे क्या कहते हैं, इस्म के बदले में जो शब्द यूज किया जाता है उसे ज़मीर, नाउन के बदले में जो नाम यूज किया जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। उसी तरीके से इस्म के बदले में जो शब्द यूज करें उसे ज़मीर कहा जाता है। एंड फाइनली यहाँ पर आपका सवाल ख़त्म होता है। अब जरा बात करते हैं कि आपकी तैयारी किस कदर होगी और आप किस तरह तैयारी करेंगे कि आप 95+ स्कोर कर सकते हैं अभी जुलाई से पढ़ करके। आइए इसी पर बात करते हैं। और सबसे मेन पॉइंट, ये सारा क्वेश्चन आपने देख लिया, ये जितना भी क्वेश्चन था ये सारा क्वेश्चन आपने देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो फाइनल 2026 का एग्जाम होगा, टारगेट यहाँ पर लिख देते हैं, 2026 का एग्जाम होगा फाइनल एग्जाम, क्या उसमें ये त्रैमासिक परीक्षा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? क्या इसमें से कुछ सवाल फाइनल एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा? तो हमारा जवाब है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा जो ही हुआ है एक चैप्टर से ढेर सारे सवाल, 10 सवाल, फिर अगले चैप्टर से, मतलब अच्छे से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जी हाँ, 2026 के फाइनल एग्जाम में इस त्रैमासिक परीक्षा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हूबहू। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा का सारा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, सारा का सारा नहीं। लेकिन ये जो त्रैमासिक परीक्षा हुआ है जो मैंने अभी दिखाया, ये सारे त्रैमासिक कल के एग्जाम हुए थे, सारे क्वेश्चन थे कल के क्वेश्चन। तो इसमें से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन सारा का सारा नहीं, कुछ क्वेश्चन हूबहू देखने को मिल जाएगा 2026 के एग्जाम में। ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चन कराया इसको माइंड में नोट करके रखिएगा। और बाकी अब बात करते हैं कि जुलाई स्टार्ट होने वाला है, जुलाई स्टार्ट जब होने वाला है, हम लोग जून के एंड में है, तो जुलाई जब स्टार्ट होने वाला है तो जुलाई से कैसे तैयारी करें कि 2026 के एग्जाम में आप 95+ स्कोर कर सके, इवन 100 में 100 ला सके। तो सिंपल सी बात है, अभी जो है ना आपन एकेडमी पर 1 से लेकर 7 चैप्टर तक पढ़ाया जा चुका है क्लास 12 के उर्दू में। टोटल 40 चैप्टर है और 7 चैप्टर तक पढ़ाया जा चुका है। अब आपको क्या करना है, जो लोग 7 चैप्टर तक नहीं पढ़े हैं वो 1 से लेकर 7 चैप्टर तक कवर कर लेंगे, और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो फटाफट अपलोड होगा और हम लोग 40 के 40 चैप्टर को मात्र 2 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। यानी कि नवंबर, 2 महीना नहीं, मान कर चलिए नवंबर तक ये टारगेट लेकर मैं चल रही हूँ आप सभी लोगों की, कि नवंबर तक आपका क्लास 12 के उर्दू का टोटल 40 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में ग्रामर भी कवर हो जाएगा। ग्रामर और साथ में चैप्टर, ये सब कुछ मैं कवर करा दूंगी नवंबर में। ठीक है। नवंबर तक ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब नवंबर तक ये आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 40 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और साथ ही साथ आप ग्रामर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब मैं तो कोशिश करूंगी कि नवंबर से पहले ही खत्म कर दिया जाए आपका सिलेबस। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से कंप्लीट रिवीजन होगा। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो रिवीजन करेंगे और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो अभी फटाफट तरीका क्या है, यहाँ पर जुलाई से पढ़ करके 95+ लाने का सबसे बड़ा प्लानिंग, सबसे खतरनाक, सबसे यूनिक अलग प्लानिंग कीजिए। आप कल से स्टार्ट कर दिए, यानी कि 1 जुलाई से ही शुरू कर दीजिए। चैप्टर 1 अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है, आज से ही चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट करना शुरू कर दे। हर रोज एक चैप्टर पढ़ें, और साथ में जो 7 चैप्टर तक पढ़ाया गया है, जब 7 चैप्टर तक आप पढ़ लें तो फिर नेक्स्ट चैप्टर का तो वीडियो अपलोड होते रहेगा। 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, इस तरह कर करके हम लोग नवंबर से पहले तक क्लास 12 के उर्दू का सारा सिलेबस खत्म कर लेंगे। साथ में ग्रामर का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा, बीच में आप लोग को ग्रामर का भी वीडियो देखने को मिलेगा। इस तरीके से नवंबर से पहले तक जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उर्दू का, तो सोचिए सिर्फ रिवीजन बाकी रहेगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना क्या किया जाएगा, हम लोग कंप्लीट एकदम खखोर का रिवीजन करेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव सारा सब्जेक्टिव रिवीजन कर लेंगे। ठीक,
तो ये रिवीजन होगा पूरा का पूरा 2-3 महीना तक। अगर नवंबर तक खत्म हो जाता है तो दिसंबर जनवरी 2 महीना रिवीजन होगा। अगर नवंबर से पहले खत्म हो जाता है तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना खतरनाक तरीके से रिवीजन होगा। और ऐसा हो नहीं सकता है कि 95+ आपका उर्दू में आए ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए 1 महीना में हमसे पढ़कर स्टूडेंट 100 में 95+ ला दिए हैं। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग के पास जुलाई से समय है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अभी टोटल का टोटल 7 महीना है। ठीक है, तो आराम से तैयारी करना है, ज़्यादा हड़बड़ी में गड़बड़ी भी नहीं करना है। सिलसिलेवार तरीके से एक दिन अब्सेंट होकर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। 7 चैप्टर तक तो हो गया है, 8वां का मिलेगा, फिर उसके एक दिन के बाद 9 10 इस तरीके से कर करके हम लोग 2-3 महीने के अंदर सारा का सारा सिलेबस खत्म कर लेने वाले हैं। तो ये है पूरी प्लानिंग 100 में 95+ लाने की। और उसके बाद से जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है वो सब कुछ लाइव, जो भी PDF वगैरह है सब कुछ किया जाएगा। अभी तो फिर सिलेबस पर ध्यान देना है और सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करना है। और जो 2026 के एग्जाम में जैसा मैंने कहा था कि सवाल पूछेगा कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल था। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव जो था 2026 एग्जाम में यहीं से सवाल रहेंगे कि नहीं, यानी कि त्रैमासिक परीक्षा जो कल उर्दू का एग्जाम हुआ था उससे सवाल रहेंगे कि नहीं 2026 के फाइनल एग्जाम में। तो मैंने आपको बता दिया कि ऑफकोर्स देखने को मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आज के इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में। और आपन एकेडमी अगर टेलीग्राम को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के टाइटल पर क्लिक कीजिए, और जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आप लोगों को PDF वगैरह डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आपन एकेडमी टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सकता है कि सर्च करने पर आपको मिले ना, दिखा भी दे रही हूँ, ये है आपन एकेडमी। जब सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, उससे अच्छा आप ये जो टाइटल है क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपन एकेडमी का टेलीग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए और PDF वगैरह वहीं पर डाल दिया जाएगा। आज की इस क्लास को लाइक शेयर वगैरह कर देना है। चलिए, आई होप आप लोगों को हमारी बातें समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आउट कर दिया जाएगा जो चैप्टर नंबर 8 का होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज़।